परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सके। ठीक। तो देखो परिमेय संख्या होता क्या है, वैसी संख्या हमको रखना है जिसको हम P और बटा के रूप में हम क्या करें, लिख सके। कोई भी संख्या हो इसके रूप में हम लिख सके। ठीक। जैसे में उदाहरण में क्या आ जाएगा, 4 बटा 2, 8 बटा 5 बटा 6 बटा, ऐसे कुछ भी आ सकता है बटा वाला। ठीक। देखो P इज नॉट इक्वल टू Q, मतलब P के मान Q के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक। और एक बात सुनो, और Q का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। अभी बताते हैं क्यों नहीं होना चाहिए 0। देखो हम लोग कहीं कहीं देखना 0 बटा 5 देखे हो कोई कहीं, नहीं देखो कोई। अगर हम 5 से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। लेकिन हम बोले 5 में 0 से भाग दे, नहीं होगा। देखो जब भी किसी भी संख्या में 0 से हम लोग भाग देते हैं ना, 0 से भाग, तो उस संख्या इनफाइनाइट हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है। ठीक। तो इसीलिए Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक। अब देखो यहाँ पे और एग्जाम्पल, क्या इसको हम भिन्न में लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में? इसको नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। देखो कैसे, 0 हमको किस में लिखना है, बटा में। यहाँ पे कौन है, दशमलव चचा, इसको हटाना है। हटाएंगे तो 1 लगा के दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी 0। तो का 5 बटा 10 फ्रैक्शन में ना लिखा गया, भिन्न में। अब काटना है तो काट दो, 1 बटा 2। तो ये भी तो एक परिमेय संख्या है कि नहीं, 0 बटा 5, 0.5। तो भिन्न वाली भी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक। यहाँ तक समझ में गए ना, Q के मान कभी भी 0 ना होना चाहिए, मतलब नीचे कभी भी 0 ना होना चाहिए। ठीक। और P और Q के मान बराबर ना होना चाहिए। और कौन संख्या होने चाहिए, दोनों पूर्णांक। पता है ना कौन कौन सी संख्या होती है पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक और 0। ये सब संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या। ठीक। तो वास्तविक संख्या में ये परिमेय संख्या समझ में आएगा ना। तो इन्हीं दोनों को परिमेय, और एक है कौन, अपरिमेय। अपरिमेय देखा जाए सर, इसमें एक नोट लिखवाना था, तो नोट में हम यही लिखवाते हैं, यही वाला तो नोट में हम यही ना लिखवाएंगे, यही लिखवाते हैं, और कुछ तो इसमें छूटा नहीं है। उदाहरण में वो उदाहरण में ये सब लिख लो।
अब आगे चलते हैं। अब कौन सा बताना है? अपरिमेय। देखो अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। देखो ऐसे p और ऐसे q है, ठीक, p बटा q, ठीक, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलो देखो, जैसे में हम उदाहरण हम लिखवाते हैं तुम लोग को। क्या हम 8 को बटा में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, लेकिन यहीं पे कह दे कि हम √8 क्या इसको बटा में लिख सकते हैं? नहीं लिखा सकता। जैसे कर दे 1 प्लस √3 क्या बटा में लिख सकते हैं? कैसे? अरे वो वही प्लस में बा, प्लस में। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, बट्टा में लिखाएगा लेकिन इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण पता है? नहीं पता है तो आगे बताएगा, ठीक। वैसे √3 मतलब जितने भी रूट में संख्या होती है ना वो सब एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जितने भी रूट में संख्या होती है जैसे 16, यहाँ 16 का वर्गमूल निकल जाएगा कि नहीं? कितना होगा 16 का वर्गमूल? 4 हो जाएगा ना। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4। ब्लैक टी शर्ट का उन्हें देख ले बार बोर्ड पर ध्यान दो। शुरू में तुम लोग बेस कमजोर कर ले, बस क्वेश्चन समझ में ना आए। कहा प्लस में? कहा प्लस में? अरे तो लिखे हैं 1 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है लेकिन इसको परिमेय संख्या में सिद्ध कीजिए, हो जाता है। बहुत आसान है, बहुत। आगे है क्वेश्चन, ठीक। दूसरा प्रश्नावली में है, पहले प्रश्नावली दूसरे में है, तो दूसरे में क्या दूसरे में कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे, ठीक। देखो पहले प्रश्नावली के जितना कॉन्सेप्ट होगा वो पहले पेज में, फिर दूसरा प्रश्नावली के उसके पहले, फिर तीसरा प्रश्नावली के उसके पहले। ऐसे पता चलेगा ना तुम लोगों को कि ये कॉन्सेप्ट बस इस प्रश्नावली के लिए, ये कॉन्सेप्ट बस इस प्रश्नावली के लिए, और सब कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा तो हम कहीं यूज कर सकते हैं। देखो 16 का हम लोग कितना हो जाएगा वर्गमूल? 4। तो क्या 4 को हम बटा में नहीं लिख सकते? ये तो एक परिमेय संख्या हो गई। 4 एक परिमेय संख्या हो गई कि नहीं? हो गई। तो रूट में वैसी संख्या लिखना है जिसका वर्गमूल ना निकले, ठीक। उसी को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे मैं इसको लिख लो, हाँ चलो अब देखो अगला तुम लोग का एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो कितना बड़का लिखे है। इसीलिए पीपीटी सही होता है। यूक्लिड अरे तो हम ऐसे ही लिखते हैं। आधा का यूक्लिड तो रुक जाओ, यही में क्या? हाँ
एल्गो अरे देखो इसलिए सही से नहीं दिखा रहा था ना, पेन को पतला कर दिया गया था। ये होता क्या है, नाम देखने में तो बहुत बड़का है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो जैसे दिख रहा है ना, जितना बड़का उतना बड़का ये है नहीं, नाम तो बहुत बड़का लगा था। चलो इसका परिभाषा लिखो। पहले से परिभाषा लिखो, उसके बाद हम समझाएंगे। सुपरिभाषित चरणों के एक श्रृंखला कैसे लिखा था? श्रृंखला होती है जो एक जो एक प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया है। लिखा गया सबका? चलो देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये है क्या? देखो ये एक नियम का नाम है, ये एक नियम का नाम है, ठीक। जैसे हम लोग भाग देते हैं ना, तो इसका नाम क्या दिया गया है? भाग। तो वैसे ही ये भी एक नियम का नाम है, ठीक। देखो सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, मतलब वो जो क्वेश्चन है ना, जैसे कोई चीज सिद्ध कर दिया गया है और उसी पे बार बार क्या होगा, सिद्ध होगा, ठीक। मतलब वो परिभाषित है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये बोर्ड परिभाषित है कि नहीं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इससे इनपुट और आउटपुट भी लेते हैं। परिमेयिका, परिमेय अलग होता है और ये परिमेयिका अलग होता है। हाँ ये दूसरा परिभाषा है परिमेयिका। ना कथन है। और इसे एक
इससे लिखना ही है, ठीक है, इससे अन्य। अन्य कथन, तुम सबके चक्कर में तो हम पूरा गलती लिख दे रहे हैं। अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है, ठीक। अब हमको किताब दो। 2035 मॉडल। अभी 2040 देखो ये क्या होता है, परिमेयिका। परिमेय सबको पता है। अब देखो ये परिमेयिका है। देखो यह एक सिद्ध किया हुआ कथन है। अभी यूक्लिड विभाजन में भी क्या बताया गया था कि एक सुपरिभाषित शर्तों की श्रृंखला है। सुपरिभाषित होता है मतलब वो परिभाषित कर दिया गया। श्रृंखला मतलब लाइन। अच्छा एक बात मतलब, एक बार मोदी जी आए अलग हमनी को घड़ी, हम 8वां क्लास में रहनी या 7वां में, तो तुम लोग चौथा या 5वां क्लास में होगे तुम सब। अब जितने में हो ऐसे देखो श्रृंखला बनाया गया था, तुम हाथ जुड़ाओ तुम हाथ जुड़ाओ, पूरा रोड के लाइन लाइन खड़ा होके भाई रहे ऐसे खड़ा होके। श्रृंखला मतलब लाइन बनाया गया था, तो श्रृंखला को लाइन बोला जाता है, ठीक। जो एक प्रकार की समस्या को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो आप देखो इसको छोड़ो, पहले इसको समझो। इससे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ गया, हमको ज्यादा दिख रहा है। चलो देखो यह एक प्रकार की सिद्ध किया हुआ कथन है। जैसे मान लो सिद्ध किया हुआ कथन है, यहाँ पे ये बोर्ड भी सिद्ध किया हुआ है, परिभाषित भी है, ये एक सिद्ध भी है कि इससे चालू करेंगे तो बोर्ड डिस्प्ले ऑन होगा ही होगा। हो सके इलेक्ट्रॉनिक चीजें कोई फेल मार दे, ठीक। घड़ी है मतलब उसमें सिद्ध है कि उसमें टाइम ही दिखाएगा। परिभाषित भी किया गया है कि टाइम दिखाएगा। सिद्ध भी है कि अगर बैटरी डालेंगे तो घड़ी चालू हो जाएगी। ये सब सिद्ध किया हुआ है ना। तो वैसे ये भी एक सिद्ध किया हुआ कथन है जो, और इससे अन्य कथन को सिद्ध किया जाता है। मान लो एक सिद्ध किया हुआ कथन हमको मिल जाए, अरे बात बंद करो। मान लो सिद्ध कथन CX + D = 4। अब इसमें ये सिद्ध किया हुआ एक कथन मिले, ये क्वेश्चन हो गया कि CX + D = 5, ठीक। मान लो x की जगह 4 रखना है इसमें, तो इसमें तो सिद्ध करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा। इसमें भी x की जगह कितना रखना है, 4 ही रखना है। x की जगह 4 रखना है, कितना 4, और इसमें भी 4। ये भी सिद्ध किया हो जाएगा। और इसका अगर ये बता देंगे तो इसके मदद से ये क्वेश्चन सिद्ध होगा कि नहीं। जैसे हम तुम लोग का कोई एक क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे हम कुछ तुम लोगों को एक क्वेश्चन बताते हैं ना, तो उस क्वेश्चन की मदद से देख देख दूसरा क्वेश्चन से बना लेती हो सके नहीं, सब बन जाता है। तो वैसे ही ये परिमेयिका है। एक क्वेश्चन मिल जाएगा और एक क्वेश्चन के साथ साथ दूसरा उसको बना लेंगे, उसी पे अलग होता है, उससे अलग नहीं होता, बस संख्या अलग होती है। संख्या तो अलग होगा ही हो। चलो एक नोट में बात लिखो, इसको याद करके रखना है। अभी जो लिखनी है अभी एक लिखाएगा। हाँ चलो नोट में लिखो। लोग को कराए 10 और 5 के नोट दिख रहा है। नोट अंदर कॉपी में लिखो नोट डाल के। तो अब देखो क्या करेगा, नोट 2 नोट कॉपी में डाल दे। दो धनात्मक पूर्णांक को
ए और बी, ए और बी ए और बी के लिए, ए और बी के लिए हम क्या करें, ऐसी और द्वि राइटिंग हो ना आज कलम सोचता है कि हाथ में चल गई। सर देखिए कॉपी को लिखना ही बोल रहे हो, देखिए तो आज छुट्टी का दिन है ना। ना हो जाइए वो फिर बोलो। हम लोग बोल रहे हैं कि सर बोल रहे हैं जाइए तो सुने कि मैं बोली ना जाके दोनों से ए बराबर बी क्यू प्लस आर 0 ग्रेटर देन बी। अब देखो इसको समझो, ई कहीं हई जोन बाटे ये बहुत हरामी, बहुत बड़का है। देखो क्या करता है, अगर इसको नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको अगर नहीं लिखा जाए कहीं तो क्वेश्चन के आंसर गलत बने। आप देखो कैसे, ये कौन लगा रही है इसमें। चलो देखो ये हो गया ए बी क्यू आर। देखो क्यू क्या होता है, बी क्या होता है और ए क्या होता है, आप समझे यहाँ पे। इसके जस्ट नीचे, हाँ इसके जस्ट नीचे देखना, पहले समझो इधर। मान लो हम 3 से भाग दे रहे हैं 4 में, चलो 4 ठीक। तो देखो 3 एकम बचा कितना, 1 हो गया, भाग दे दिए। अब देखो हम लोग को पता है इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। देखो ठीक ऐसे लिखते हैं ना। तो अब इसके पहले जो समीकरण लिखवाए हैं ये वाला, इसमें देखना ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा है ना। तो क्या हम भाज्य को ये नहीं लिख सकते हैं, भाजक को बी नहीं लिख सकते हैं। गुना हमको पता है कि गुना के चिन्ह हम लोग नहीं देते हैं, चर में गुना के चिन्ह देते हैं नहीं देते। भागफल में को क्यू और प्लस है तो, और शेषफल को आर। तो क्या वो दूसरा चीज लिखा था, क्या नोट में दूसरा चीज लिखा था, यही ना लिखा गया है। अब देखो यहाँ पर ई के जगह कौन सा रखाएगा, 4 बराबर है तो बी के जगह 3, गुना है तो क्यू के जगह और आर के जगह। ये आर का मान होता है और ये क्यू का मान होता है और ये ए का मान, ठीक। और ये किसका मान होता है, बी का, ठीक। तो देखो
4 बराबर 3 में हम 1 से गुना करेंगे +1। ठीक, 4 तो 4 बराबर 3 1 4 दोनों बराबर आते हैं तो हमको पता है ना कि सही होता है। तो अब देखो क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा। ये तो हो गया फर्स्ट नियम। ठीक, अब रुको, अब ये वो देखो ऐसे करेगा 3 और 8 दे देगा। HCF निकालने आता है सबको। HCF देखो 3 एकम ओ सॉरी 3 दूनी बचेगा कितना 2। अब दूसरा चरण क्या होगा, मतलब दूसरा स्टेप, फिर ये 3 उतरेगा 2 एकम बचे कितना, फिर तीसरा स्टेप 2 उतरेगा, फिर 1 है तो 1 ओ सॉरी 2 और 2, ये क्या हो गया कट गया। तो यहां तक समझ में आया ना। तो अब देखो ये तो हो गया एचसीएफ निकालने तरीका, लेकिन परिमेयिका बोलेगा उसमें, परिमेयिका निकाले। परिमेयिका के लिए ये लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 8 बराबर मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे लिखना है पूरा स्टेप। देखो पहला स्टेप हमारा क्या है, इससे और इससे बना है तो लिखे ना। तो देखो 8 बराबर बी का मान कितना है इसमें, बी का मान है 8, कहां से 3 होगा ना। अरे इसको मंगाना होता है ना, देखो इधर, अरे हम इधर ऐसे लिखते हैं, ये होता है और बी ये होता है। ठीक, तो आप देखो बी का मान कितना आ जाएगा 3 और क्यू का मान 2 प्लस आर का मान कितना है 2। ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप। अब देखो दूसरा में क्या होगा, चलो ये पहले स्टेप का काम खत्म। अब दूसरा, चलो ये दूसरा भाग दिए हैं यहां से यहां तक, तो इससे चलना है। चलो अब लिखो 2 बराबर ओ सॉरी 3 बराबर ना होगा, बीच वाला लिख देंगे यहाँ पे 3 बराबर 2 गुने 1 2 गुने और प्लस में 1, ये भी हो गया। बस लिख के छोड़ देना और कुछ नहीं करना है, नहीं ओनली लिख के क्या करना है छोड़ देना है। ठीक, अब देखना ये तीसरा स्टेप है, तो तीसरे वाले को लिख दिया जाए। तो तीसरा क्या है 2 बराबर 1 इंटू 2 और शेषफल कितना बचा है, कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये भी हो गया हमारा तीसरा स्टेप। ये कितने स्टेप में बना है 3 स्टेप में, ये हो गया 3 स्टेप। अगर अब इसमें एचसीएफ हम पूछे तो कितना होगा 0। कौन दिमाग हो, एचसीएफ 1 होता है 1। अब एचसीएफ तुम सबको के पता बा, यहाँ पता बा ना, एचसीएफ हमारे कितना आ जाए 1। अब देखो अगर हम तालो से यहीं पे पूछ दे HCF के फुल फॉर्म क्या जानता, हाइटर ना, हाइटर थोड़ी होता है। एलसीएम का क्या होता है, बोलो। देखो देखो H से मतलब हाई होता है, हाई HIGH, हाई कॉमन
ठीक, हाई कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का लोएस्ट, लोएस्ट का स्पेलिंग कैसे लिखा था? लोएस्ट ऐसे LOWEST, लोएस्ट कॉमन मल्टी MULTION, ठीक। अब देखो तो हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? इसको महत्तम समावर्तक और इसको लघुत्तम समावर्तक। देखो महत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा और लघुत्तम मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक।